So now we are going to start with a completely new topic. You can say the second chapter of mensuration, which is surface area and volume. Mensuration के अंदर mainly दो chapters आते हैं, एक आता है Heron's formula और अब आएगा surface area and volume. ठीक है? So let's start the topic. Yes, this chapter is very big. I think अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग बात करो तो as far as I remember NCERT में इसके 7 से 8 exercises हैं. So this is going to be a very big chapter. और ऐसा होगा कि क्लासेस वगैरह मिस करोगे तो डू वॉच द रिकॉर्डिंग्स बिकॉज एज आई हैव टोल्ड कि ये बहुत ज्यादा रिलेटेड होने वाला है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे सिचुएशंस होंगे. राइट, तो प्लेन फिगर्स क्या होता है? प्लेन फिगर्स डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे. प्लेन फिगर्स आर द फिगर्स which lies in a plane, or to put it simply which we can draw on a piece of paper. तो कोई भी ऐसा शेप, ठीक है, जो आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो उसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर. जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? इन सबको हम बोल सकते हैं एक प्लेन फिगर, बिकॉज इन सबको आप कहीं ना कहीं ड्रॉ कर सकते हो पेपर के ऊपर. ठीक है, ये भी कह सकते हो कि हीरॉन्स फॉर्मूला में हम एरिया निकाल रहे थे किसका? ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का. ये सब के सब भी हमारे प्लेन फिगर्स ही थे. नेक्स्ट, सॉलिड फिगर. सॉलिड फिगर क्या होता है? तो सॉलिड फिगर डज नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन. सॉलिड फिगर डज नॉट लाई इन अ सिंगल प्लेन. सॉलिड, ठीक है, जिसे हम नहीं कहते हैं केमिस्ट्री में आप थोड़ा बात करते हो सॉलिड वगैरह का. तो यहाँ पे सॉलिड मतलब क्या? इट कैन बी एनीथिंग ऑब्वियसली, बट पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डील करेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. अब जैसे कि सॉलिड बहुत कुछ हो सकता है. जैसे आपके सामने चेयर होगा, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी एक सॉलिड है. जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वो भी एक सॉलिड होगा. इवन आपका जो बिस्तर है वो भी एक सॉलिड है. बट और वो सबके सब 3 डायमेंशनल फिगर्स है. 3 डायमेंशनल फिगर्स का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब होगा that it will have length. What happened, Akshar? So it will have length, it will have breadth and it will have height. ठीक है, जैसे अभी आपके पास जो फोन में देख रहे हो, फोन या लैपटॉप है मान लो, तो फोन का एक लेंथ होता है. जैसे मान लो मैं इसी फोन की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ कह सकते हो, और ये जो यहाँ पे जो थिकनेस थोड़ी सी है ये इसका हाइट हो गया. सिमिलरली बुक्स विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल. लेट मी टेक द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स. अच्छा, आप ही बताओ तो क्या क्या सॉलिड आप लोग अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 2D शेप्स आप कह सकते हो कि प्लेन फिगर्स आर 2D शेप्स, यू कैन से दिस. चलो मेरे को जल्दी से बताओ कि अभी आप करेंटली क्या क्या सॉलिड फिगर्स देख पा रहे हो? रौनक ने बोला है पेन, ग्रेट. आदित्य ने बोला है बॉक्स. रजनीश कह रहा है बुक. अपूर्वा कह रही है बेड, चेयर, पेन, कूलर, करेक्ट. म्यूजिक बॉक्स हो सकता है. तनीषा कह रही है टेबल. सुशांत कह रहा है रूम, वेरी गुड. डोर भी हो सकता है, ठीक है. कॉपी हो सकती है आपकी, राइट. और भी इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं. ग्लास हो गया, ग्लास इज ऑल्सो अ सॉलिड, उसका भी अपना लेंथ, ब्रेथ, हाइट है. 3 डायमेंशन होंगे, राइट. टेबल हो गया, फैन हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, बस शुरू हो गया ये लोग. विंडोज, शेल्फ, क्लॉक, पेन स्टैंड, बाउल, करेक्ट. सोफा, ये सबके सब सॉलिड है, राइट. ये सबके सब सॉलिड है क्योंकि ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. एक और चीज कह सकते हो आप कि आप एक 3D ऑब्जेक्ट को परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते. आप एक 3D ऑब्जेक्ट को परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हो. कहाँ पे? एक पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हो. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जिस
जो बुक है आपकी मैथ्स की बुक है, उस मैथ्स की बुक का प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाओ, क्या आप दिखा सकोगे? नहीं, आप एक पॉइंट पे उसके 3 व्यूज ही दिखा पाते हो, एक पॉइंट पे उसके 3 व्यूज ही दिखा पाते हो, राइट? चलो वो सब तो आगे आएगा। एज ऑफ नाउ व्हाट आर प्लेन फिगर्स? सो प्लेन फिगर्स आर 2D फिगर्स आप कह सकते हो, which we can draw on a piece of paper. Solid figures are figures which do not lie in a single plane, and you can say that they are 3-dimensional figures. उनमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पे तो क्यूब, हम मेनली जो 6 सॉलिड्स के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है ना? अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो रिकॉल करना जरूरी है, जैसे कि हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तो द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो भी फिगर है, पेरीमीटर हम जनरली किसके लिए डिफाइन करते हैं? सबसे पहले एक प्लेन फिगर के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल अभी हम लोग हीरोन फॉर्मूला कर रहे थे ना, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, व्हाट वाज दैट? तो वो उसके जो तीनों साइड्स थे ट्रायंगल की, जो बाउंड्री थी, उन बाउंड्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते थे, वही सेमी पेरीमीटर होता था। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, राइट? पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ, जो भी आपकी बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है। सर्कल में पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है? एंड इसका यूनिट क्या होता है? सो बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द लेंथ, क्योंकि ये लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो इसका यूनिट होता है मीटर, हो सकता है सेंटीमीटर, हो सकता है किलोमीटर, हो सकता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे गाइस ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स इन क्वेश्चंस you have to change the units from one to another. यूनिट्स को कभी कभार चेंज करना पड़ता है, जैसे कि 1 मीटर हो गया। मान लो कि क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज मीटर में दी हुई है और कुछ वैल्यूज आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। नाउ टू हैव यूनिफॉर्मिटी, you decided to convert all the given values, all the given dimensions into a single unit. हो सकता था कि क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर में दिया था, आपने सोचा कि कुछ पूरे पूरे को या तो मीटर में कन्वर्ट कर ले या पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इस टेबल को याद रखना होगा। जैसे कि सबसे बात करें 1 मीटर का, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। जनरली हमें कुछ चीजें तो बहुत इजीली पता है, जैसे इसमें आप ये कह सकते हो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर मिलीमीटर, ठीक है? So these are some of the terms which we use quite frequently as compared to the other length, है ना? हम ये सब कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, बट आपको इन सब में रिलेशन पता होना चाहिए, इन सब में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो इसका मतलब 1 डेसीमीटर में कितना होता होगा? अब आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर दिख रहा है। तो हम यहाँ से इन दोनों को ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि अगर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वहां से 1 डेसीमीटर 100/10 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम अगर लिखना भी चाहे तो व्हाट वी कैन राइट इट एज 1 मीटर is equal to 10 decimeter is equal to 100 centimeter is equal to 1000 millimeter, ओके? तो इस तरीके से हमको इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि ये किलोमीटर है, अब ये जो km लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये km का मतलब क्या होता है? आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होगा। km का मतलब यहाँ पे किलोमीटर है, km का मतलब यहाँ पे किलोमीटर है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, आपको ये याद रखना पड़ेगा, नो अदर वे। जो जो सिर्फ डीएम लिखते हैं ना, डेसीमीटर, स्मॉल डीएम जो होता है वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? स्मॉल डीएम जो होता है वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करता है।
ओके राइट, आफ्टर द क्लास यू विल गेट दिस पीडीएफ जहां पे यूज पड़ेगा इसको। ये क्या है ना कि इफ यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अगर आप सीधा इसको याद करने जाओगे मुश्किल होगा। तो इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस के दौरान इसका यूज करते रहोगे तो आपके दिमाग में इजीली फिट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन क्या है, 1 मीटर आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर है, या 1 मीटर आपके 1000 मिलीमीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अक्षर ने चैट में लिख ही दिया है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। या राइट, वो ठीक है ना। अब बात करते हैं सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, राइट। अब सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर में हमें ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको ये नहीं पता चल पाया कि सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पे या वॉल्यूम निकालना है, तो वो हमारे लिए दिक्कत होगी। अच्छा, एक और चीज है, एक और आप लोगों को मोटिवेटिंग फैक्टर बताता हूँ टू लर्न दिस टॉपिक इन अ वेरी सीरियस वे, वेरी सीरियस वे। रीजन इज, even class 10 चैप्टर 13, क्लास 10 का जो चैप्टर 13 है ना, इज ऑल्सो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, इज ऑल्सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसमें 80%, आई एम रिपीटिंग 80% आपका दोबारा से यही चीजें होंगी और 20% नया चीज होगा। ओके, सो वो कह सकते हो 80% यूज ऑफ क्लास 9 इज नीडेड। मतलब क्लास 9 का अगर आपको सरफेस एरिया का आइडिया नहीं होगा तो क्लास 10 का वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, it's going to be very difficult if you are not learning the surface area volume chapter of class 9 properly। इतना खतरनाक इंपॉर्टेंस है। आप खुद ही इमेजिन कर लो कि आपको यहाँ पे 9th में कितने एक्सरसाइज दिए हैं, 9th में 8 एक्सरसाइज दिए हैं, 10th में कितना एक्सरसाइज है, तो सिर्फ 4 एक्सरसाइज है, सीधा आधा कर दिया गया है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो आप इसको ऐसे ही याद रखना है कि बाकी कुछ हो ना हो, ये तो मुझे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली यहाँ पे जितना मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, 10th में जिनको दिक्कत होती है इस चैप्टर में, उनका एक्चुअल रीजन होता है क्लास 9। क्लास 9 में अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसके कारण उनको 10th में प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखना होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, कि हम 9th वाला अच्छे से करें, मतलब हर एक क्वेश्चन करें। टाइम लगेगा, एज आई हैव टोल्ड कि दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर लेट्स से 15-20 डेज जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, देन वी विल फील दैट बहुत बड़ा एक काम हो गया, 10th के लिए भी हो गया। ओके, सो चलिए अब आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया और एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया कौन बताना चाहेगा, प्लीज रेज योर हैंड। क्या जानते हो एरिया के बारे में, हु वुड लाइक टू से व्हाट इज एरिया? पूजा ने हैंड रेज किया, यस पूजा। Sir, the area of the whole surface is equal to the sum of the area of its binding surface. इंटरनेट, क्योंकि मैंने आपको भावनाएं समझाने के लिए बोला था, ये तो प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज है, लग रहा है जैसे इंटरनेट से आया हुआ। आयुषी, देखो मेरे को इंटरनेट वाला आंसर नहीं चाहिए, मैंने पहले भी लोगों को पकड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। स्टूडेंट ने मेरे को आंसर दिया है, मैंने उसी आंसर को गूगल पे टाइप किया, फटाक से निकल कर आ गया। तो आई वुड लाइक कि व्हाट यू नो, अगर आपको नहीं पता इट्स कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। यस आयुषी बताइए। यस यू आर अनम्यूट, बताओ क्या हुआ।
यू नो क्या बताना चाहोगे एरिया के बारे में? अच्छा, मेरे ख्याल से उसका इंटरनेट का इशू है। यस अपूर्वा? सरफेस एरिया छोड़ो ना, पहले सिर्फ एरिया की बात करो, सिर्फ एरिया की बात करो। यस अली, गुड। यस तनिषा, आई नो it's very difficult Yes, to sir. speak out a different definition when already one definition is in the on the screen. Sir, Yes Apurva? sir, area is a measure of how much space there is a flat surface. Area is a measure of how much रुको, मैं क्या करता हूँ ना, मैंने गूगल खोल लिया है और मैंने एरिया टाइप कर दिया है। तो अब क्या है कि आप लोग जो आंसर दोगे वो आंसर मैं चेक करूंगा कि इधर है कि नहीं। जो पता है वही बताना। यस अक्षर? Area is the surface enclosed by the perimeter. Area is the surface enclosed by the perimeter. Very accurate, very good. तो अगर हम एक बार इसके डेफिनेशन के ऊपर आए, इसने बोला एरिया इज द, अच्छा वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज द सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री, बाउंड्री को इसने पेरीमीटर बोल दिया। समीर ने लिखा हुआ है एरिया इज स्पेस बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ अ गिवन फिगर। नाउ लिसन स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें, ठीक है, मेरा एक सिंपल सा सवाल होगा, आप जिस पेज पे लिख रहे हो क्या उस पेज का एरिया है? आप जिस पेज को लिख रहे हो क्या उस पेज का एरिया है? टेल मी यस और नो। सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग यस। अपूर्वा ने लिखा हुआ द एरिया दैट कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट आंसर। अच्छा, तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज अ, मान लो कि ये हम एक 2D शेप पहले ले रहे हैं। हाँ, एक 2D शेप ड्रॉ कर रहा हूं। तो लेट्स से आई एम ड्राइंग अ सर्कल। ओके, आई एम ड्राइंग अ सर्कल। अब मेरे को ना मेरे को जानना है कि सर्कल ने कितना एरिया कवर किया है। तो जैसे कि हमें अभी बहुत अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन किया दैट एरिया इज द स्पेस, आप कह सकते हो एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड by a flat surface. It is a space occupied by a flat surface or the surface of an object or the surface of an object. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों चीजों को कवर कर रहे हैं। क्या होता है दिस एंड दिस। यहां पे जो इतना जो डेफिनेशन आया है ना, इतना डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। मतलब ये जो इतना जो लिखा हुआ है, आई थिंक अपूर्वा ने भेजा था, दिस इज एक्चुअली योर सरफेस एरिया का डेफिनेशन।
दिस इज योर सरफेस एरिया का डेफिनेशन। पहले हम अगर सिंपल एरिया की बात करें स्टूडेंट, तो एरिया इज नथिंग बट अ स्पेस, काइंड ऑफ स्पेस कह सकते हो। जैसे कि जब आपने एक पेज उठाया, राइट, तो अगर आप उस पेज को टेबल पे रखते हो, पेज को टेबल पे रखते हो, तो पेज की जो बाउंड्री ने, पेज की बाउंड्री ने जो एरिया कवर किया, जो जगह कवर किया, उस जगह को हम यहाँ पे बोलेंगे एरिया। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो जब मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो इसने अपने अंदर क्या किया, अपने अंदर इसने कुछ जगह कवर कर लिया कि नहीं, राइट। जो भी अभी इसके इंटीरियर, इसके अंदर में जो भी मुझे जगह दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा सर्कल का एरिया है। जैसे कि यहाँ पे कलर वलर कर सकते हैं क्या, मैंने आपको दिखाने के लिए तो उठा लिया, बट पता नहीं चल रहा है। It's been very long. हाँ, देखो हो गया, वाह मैजिक। आई यूज्ड टू डू इट इन माय क्लास 7-8 डेज कंप्यूटर की क्लासेस में। तो जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया तो उसने जो जगह ऑक्यूपाई किया था, राइट, कौन सा जगह, ये जो मैं कलर किया हूं, तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये अब सर्कल के बाउंड्री के कारण कवर हो चुका है, सर्कल के बाउंड्री के कारण ये कवर हो चुका है। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसको ही कहा जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो ब्लू वाला पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल एरिया के बारे में क्या बोला जाएगा? सो एरिया इज द मेजरमेंट, इट्स लाइक अ मेजरमेंट of the space enclosed by a 2D surface by its boundary. Area is the space enclosed by a 2D object by its boundary. उसकी बाउंड्री के कारण, उसकी बाउंड्री के कारण जितना भी जगह ऑक्यूपाई हो गया, उसको वहां पे एरिया बोला जाएगा, ठीक है। क्रिश ने लिखा हुआ है द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्रिश सेम आंसर मुझे आई थिंक अपूर्वा ने भी दिया था, सही है। अब ये सेम लाइन भी लग रहा है, तो हो सकता है नेट का कमाल हो ये। श्रीजा का कहना है सर्कल तो फ्लैट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट? फ्लैट का मतलब चपटा होता है, फ्लैट का मतलब चपटा होता है, फ्लैट का मतलब ये नहीं कि उसके एजेस होते हैं, ठीक है। नुकीले एजेस जो होते हैं उनको हम फ्लैट सरफेसेस नहीं बोलते, वो तो पॉइंटेड एजेस अलग हो गए ना, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर अपना रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स हो गए, इनके एजेस हैं। सो क्रिश, अपूर्वा, नेट से डेफिनेशन मैंने पहले भी मना किया है, अगर मैं डेफिनेशन अभी डाल दूं नेट पे निकल आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि जो स्फीयर है, स्फीयर इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। स्फीयर जैसे कि टेनिस बॉल, टेनिस बॉल एक स्फीयर के शेप में है, आप उसको एक फ्लैट सरफेस नहीं बोलोगे, लेकिन सर्कल, सर्कल इज अ फ्लैट सर्कल। या फिर आप ऐसे सोच लो ना, जो भी चीज आप अच्छे से प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हो पेज के ऊपर, ऑल दोज आर फ्लैट सर्फेसेस। जो भी आप इसके ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ऑल दीज आर फ्लैट सर्फेसेस। अच्छा, ये ब्लैक कलर वाली लाइन क्या है? व्हाट इज दिस ब्लैक कलर लाइन? This black line is the perimeter of circle. ये जो circumference करते हो, circumference क्या होता है? यही है ना। तो this black line is the perimeter. अब यही बाउंड्री के अंदर जितना पार्ट कवर हो रहा है, बाउंड्री के अंदर जितना पार्ट कवर हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसी को हम उसका एरिया बोलेंगे। बोलो, एरिया का मतलब समझ में आया? एरिया का मतलब समझ में आया? एक और केस देख लेते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि अगर हम और शेप्स की बात करें, अच्छा देखो 3D शेप भी यहाँ पे दिखा रहा है, देखते 3D शेप कैसे बनेगा। ओके तो ये अभी घूम नहीं रहा है, ट्राई नहीं किया था एक्चुअली, ट्राई कर लेना चाहिए था इसको। नो इश्यूज। यस आदित्य। सर वी कैन रोटेट इट बाय जो साइड में वो है ना, उससे हल्का सा रोटेट कर सकते हैं सर। कौन सा सर साइड आप में? वो क्यूबॉइड ट्राई कीजिए ना, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। मैं कर चुका हूँ, हो जाता है क्यूबॉइड। हाँ क्यूबॉइड वाला तो हिलते हुए एकदम देखा था, इससे कह रहे इसे हो? हल्का सा टर्न कीजिए, हो जाता है। ओके ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू यार। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अब ये मैंने ड्रॉ किया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में एग्जांपल अपना प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक होता है, दैट इज द केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप कैसे बनता है? तो इट इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स। जब आप 6 रेक्टेंगल्स को एक साथ इकट्ठा अरेंज करते हो तो यू गेट अ शेप व्हिच इज नोन एज क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये किसका शेप है? तो ये अपना शेप हो रहा है क्यूबॉइड का। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्यूबॉइड में हमारे पास अल्टीमेटली वी हैव हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? तो इट इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स। कैसे? तो ये देखो, ये फ्रंट हो गया, मान लो ये सेकंड फेस, उसके बाद और घुमाए तो थर्ड फेस, फोर्थ फेस। तो जब हम चारों राउंड देख लेंगे तो फोर्थ फेस आ गया, और उसके बाद ऊपर और नीचे, तो ये अपना नीचे वाला फेस था और ये अपना ऊपर वाला फेस था। तो टोटली वी हैव 6 शेप्स इन फ्रंट ऑफ अस, है ना? वी हैव 6 शेप्स इन फ्रंट ऑफ अस। चलो, तो अभी हम बात करते हैं सरफेस एरिया का। अब जैसे कि सरफेस एरिया में दो चीजें लिखी हुई थी, मैंने वहां पे आपको क्या लिखा था? एरिया इज द स्पेस occupied by a फ्लैट सरफेस कह लो या प्लेन सरफेस कह लो। आई थिंक ऐसे लिखें, बाय अ प्लेन सरफेस और बाय अ प्लेन फिगर और द सरफेस ऑफ अ 3D फिगर। मतलब क्या होता है कि जनरली जब बात एरिया की होती है तो कभी कभार हमारे मन में आता है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू सर्कल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। तो कहीं ना कहीं दे फील दैट it is only related to plane figures, it is only related to 2D figures, but that is not the case. Even अभी जैसे कि आपने जो बुक को रखा है, या फिर अभी जैसे आपने अपना फोन को रखा है या लैपटॉप, मान लो कि लैपटॉप अभी आपने टेबल पे रखा है, तो पहले टेबल पूरा खाली था। अब जब आपने लैपटॉप को रखा तो लैपटॉप का जो बैक था, बॉटम पार्ट था, ठीक है, लैपटॉप का जो बॉटम पार्ट था, उसके कारण टेबल का कुछ पार्ट आपको दिखना बंद हो गया ना, कुछ पार्ट दिखना बंद हो गया कि नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आपका लैपटॉप प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट है और आपको अपना टेबल अभी भी दिख रहा है मिस्टर इंडिया की जैसा। सो वहां पे जब आपने उस लैपटॉप को रखा तो लैपटॉप का जो बॉटम सरफेस है, उस बॉटम सरफेस ने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लिया ना टेबल का, तो वहां पे उसको क्या बोला जाएगा? दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज द सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? लैपटॉप का बॉटम का, लैपटॉप का बॉटम वाले हिस्से का। ठीक है, और कह सकते हो और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? जैसे कि अभी जैसे आप बैठे हुए है ना, तो पहले मान लो आप बेड पे बैठे हुए, पूरा बेड खाली दिख रहा था, अब आप बैठ गए तो बेड का एक हिस्सा खत्म, दिखाई नहीं दे रहा, आप उधर बैठे हुए, तो वहां पे भी क्या बोला जाएगा? सरफेस एरिया बोला जाएगा वहां पे, राइट? अगर आपने मान लो कि रूम पे बैग रखा है, बैग रखा है आपने चेयर के ऊपर, चेयर पूरी खाली पड़ी थी,
अब जब आपने बैग को रखा है तो बैग के सरफेस के कारण अब हमको चेयर का कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, जो भी हिस्सा नहीं दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो किससे कवर हो गया, तो बैग के सरफेस एरिया के कारण हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो यू कैन से कि बॉक्स हो गया, राइट, बॉक्स। अगर पहले मान लो कि आप आपके रूम में कुछ भी नहीं था, पूरा रूम खाली था, अभी हमने गद्दा लेकर आए हो, गद्दा लेकर आए और आपने जमीन पे रख दिया, राइट। अब उस गद्दे के कारण जमीन का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई हो गया कि नहीं, तो जितना हिस्सा जमीन का ऑक्यूपाई हुआ वो किसके कारण हुआ, गद्दे के एक सरफेस के कारण हुआ। तो जो एरिया ऑक्यूपाई हुआ उसको बोला जाएगा सरफेस एरिया, उसको बोला जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मान लीजिए अभी हम क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, है ना, अभी हम क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, एक बार वापस से इधर आ जाते हैं। आप खुद ही सोचो स्टूडेंट्स कि अगर हम इस क्यूबॉइड को, आपने रूबिक्स क्यूब देखा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन रूबिक्स क्यूब? बहुत लोगों ने देखा हुआ है। चलो मैं एग्जांपल, ओके, सो ये जैसे कि रूबिक्स क्यूब है, ठीक है। अब अगर आप इसको रख देते हो, टेबल पे रख देते हो, हाँ, ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग प्रॉपर्ली। जब आप इसको टेबल पे रख देते हो तो उसके कारण क्या होता है, टेबल पे कितना हिस्सा आपको नहीं दिखेगा, ये बताओ। रूबिक्स क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स अ क्यूब ओनली, जो खेलते हैं लोग, राइट। आप सेम कलर्स एक साइड में लाने की कोशिश करते हो, मिडिल पेस जो होता है वो चेंज नहीं होता, बाकी सबको आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, राइट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, ये देखो आदित्य ने कैमरा ऑन किया है, उसके हाथ में रूबिक्स क्यूब दिख रहा है ना, और एकदम एटीट्यूड के साथ उसने रूबिक्स क्यूब दिखाया हुआ है। हाँ, तो अब जैसे कि ये हो गया, अब थोड़ा सा सोचो कि आपने इसको टेबल के ऊपर रखा, जब आप इसको टेबल के ऊपर रख रहे होगे तो उसके कारण क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, टेबल पे एक स्क्वायर, ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पूरा का क्यूब, सिर्फ और सिर्फ उस क्यूब का जो बेस होगा, आपने जिस साइड से रखा है उसके कारण क्या होगा, टेबल का ये इतना हिस्सा जो है ना, स्क्वायर वाला पार्ट आपको अब नहीं दिखेगा, है ना, इतना हिस्सा आपको नहीं दिखने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? I'm not saying that pura, it is only because of the, you can say, bottom surface of the cube, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बॉटम सरफेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का बॉटम सरफेस क्या होगा, इट विल बी इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, तो आपको उसके कारण बेस नहीं दिख रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द सरफेस एरिया। जिस सरफेस के कारण आपने कुछ कवर हो गया, वहां पे हम सरफेस एरिया वर्ड यूज करेंगे। ओके, so Ananya पूछे, sir, in surface area we talk it as a whole or only the area of the object touching the ground or the plane? Ananya, it's only about the part of the object touching the ground और the, मान लो कि अगर आप कोई चीज टेबल पे रख रहे हो, है ना, आपने, अब जैसे बॉक्स होता है ना, कार्टन, मान लो अमेज़न से आपने बहुत बड़ा कुछ ऑर्डर किया हुआ है और वो एक बड़ा सा कार्टन में आता है। अब जब आप उस कार्टन को रखोगे तो कार्टन के तो अपने अपने 6 सरफेसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ जो वाला पार्ट आपने मान लो जमीन पे रखा और अब जमीन का आपको जो हिस्सा नहीं दिख रहा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द कार्टन, राइट। तो वो वहां पे सरफेस एरिया हम यूज करेंगे एंड इट विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ द कार्टन। ओके, समीर पूछ रहे कि सर ट्रायंगल इज 2D शेप, देन हाउ इट वाज हाइट, देन हाउ इट हैज हाइट। समीर, हाइट मतलब अभी जैसे कि आप इस हाइट को यहां रिलेट मत करो, ओके। हम जब 2D में बात करते हैं, 2D इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, 3D का हाइट से आप इसका कोई रिलेशन नहीं है। 3D में आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए, अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए कि आप इस जो स्क्वायर जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पकड़ के खींच सको, यू कैन इलाबोरेट, मतलब इलास्टिक समझ लो इस तरीके का कि आपने इसको ऐसे खींचा और आपको प्रॉपर सॉलिड जैसा मिल गया, तो दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज अ 3D ऑब्जेक्ट ना,
that result is called as a 3D object. आदित्य पूछ रहा है कि सर अगर बॉक्स ट्रांसपेरेंट होगा तो, आदित्य ऐसा कोई बॉक्स नहीं होगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, ग्लास हो सकता है, जो ग्लास स्लैब्स होते हैं, ग्लास स्लैब्स ट्रांसपेरेंट होंगे, बट द मेन थिंग इज जब उस ग्लास स्लैब को आप, स्पेशली अभी तो क्या कहते हैं, आप लोगों का स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, वरना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर आप प्रैक्टिकल्स करते हो ग्लास स्लैब के हेल्प से। तो वो जो ग्लास स्लैब होता है ना, प्रॉपर मतलब कि क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, हेवी होता है, और कहीं ना कहीं इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बट यस, सामने अगर पास में आपका दोस्त खड़ा है तो आप उसको ग्लास स्लैब के थ्रू देख सकते हो, राइट। इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से स्पेक्टिकल ओनली, जो चश्मा पहनते हो, बट डिफरेंस इज बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा ग्लास होता है तो इतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा। बट अगेन जब आप उसको रखोगे आदित्य किसी सरफेस पे, तो सरफेस का कुछ हिस्सा तो उसने ऑक्यूपाई किया ना, और वो किसके कारण किया, जो पार्ट आपने टच कराया सरफेस के साथ, तो इसलिए वो वहां पे आप सरफेस एरिया वर्ड यूज करेंगे। ओके चलिए, तो आई थिंक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया हमारा सरफेस एरिया के ऊपर। So finally the point is, what is surface area? So surface area या simple area की बात करें तो it's the space, ultimately it is the space occupied by a plane figure, by a 2D figure or by the surface of a 3D figure। 3D फिगर का कोई एक सरफेस अगर कहीं पे टच करा दिए और उसके कारण वो चीज हमको उसका कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा, तो वहां पे सरफेस एरिया के कारण नहीं दिख रहा है। ओके नाउ पेरीमीटर का जो यूनिट होता था वो सिंपल मीटर किलोमीटर वैसा होता था, लेकिन यहाँ पे जब यूनिट्स की बात करेंगे तो आपको स्क्वायर ऑफ लेंथ मिलेगा। इट्स यूनिट इज स्क्वायर यूनिट्स, एक तरीके से बोलते हैं ना स्क्वायर यूनिट्स, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। अब जैसे आपको यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर दिख रहा है, 1 स्क्वायर मीटर दिख रहा है, 1 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर मीटर का मतलब हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब अगर मैं एक बार आपको पिछले स्लाइड पे ले जाऊं, हमने देखा था 1 मीटर कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब अगर इस 1 मीटर की जगह पे आप 10 डेसीमीटर लिखते हो और इस 1 मीटर की जगह भी आप 10 डेसीमीटर लिखते हो, तो 10 टेंजा कितना हो गया, 10 टेंजा 100 हो गया, और डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर कह सकते हो एक तरीके से डेसीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम हियर, वी ऑब्जर्व्ड दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको ये वाला टेबल याद है, पेरीमीटर वाले कन्वर्जन याद है, तो आपको यहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। I hope this everyone agrees to this. Yes, Ananya, you can say, you can. अब जैसे स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करें कि आपके पास क्वेश्चन में, आप ऐसे सोचो कि क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और आपका जो एरिया आया है वो मीटर स्क्वायर में आया है, एरिया आपका आया है मीटर स्क्वायर में, आपको कन्वर्ट करना था उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर को सबसे पहले आप अपने मन में ऐसे कर लेना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर में ब्रेक कर लेना, उसके बाद 1 मीटर कितना होगा, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो अगला 1 मीटर भी 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब ये 100 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना, 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कह सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, right? So finally what did we observe, we observed that 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square। यहाँ पे ग्रीन कलर में जब लिख रहे थे तो यहाँ क्या ऑब्जर्व किया था, 1 meter square is equal to 100 decimeter square, और यहाँ ऑब्जर्व किया 1 meter square is equal to 10,000 centimeter square। So you can observe that the same thing is written over here, that 1 square meter is equal to 100 square decimeter is equal to 10,000 square centimeter। I hope everyone is getting this fact। कोई डाउट किसी को? This is conversion from one unit to another। एरिया के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब समीर, अल्टीमेटली it is a unit only, it's a unit। 1 square माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब बहुत रेयरली यूज होता है, ऐसा नहीं कि
अगेन सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं अगर हम बात करें, सो ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपको, ये सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कहा गया किलोमीटर है, ये रहा किलोमीटर, हेक्टर, हेक्टर वगैरह भी आपको मिलेगा अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स ये चीज हम लोग सरफेस एरिया के क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे। एज ऑफ नाउ सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अभी हम हमारा एरिया पे हमने जैसे कि एक क्यूबॉइड का बात करें तो आप बताओ क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं? क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं? चैट बॉक्स में बताइएगा क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, राइट? क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं। तो अगर मैं आपको एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने दूंगा, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने दूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं उन 6 के 6 सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, इसी पे आ जाओ, ठीक है, इसी पे आ जाओ। तो अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा फ्रंट मान लो, इसको फ्रंट मान लो, ये मेरा बैक हो जाएगा, ये सॉरी लेट्स से इफ इट इज, अगर ये फ्रंट है, ये जो अभी दिख रहा है हमको, अगर ये फ्रंट है तो इसके जस्ट नीचे क्या है? बॉटम है। उसके बाद और टर्न किया, बॉटम को घुमाया तो क्या मिलेगा? बैक सरफेस मिलेगा, और उसको घुमा दिया तो क्या मिलता? टॉप सरफेस मिलता। और इसके अलावा लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस, तो टोटल इसमें 6 सरफेसेस दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको घुमा दूं स्टूडेंट्स, है ना, तो ये अपना लेफ्ट सरफेस हो गया और ये अपना राइट सरफेस हो गया। तो टोटल इसके 6 सरफेसेस निकल कर आए। तो जब आपको एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा, तो जब क्यूबॉइड बोल दिया और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्यूबॉइड के अंदर तो 6 सरफेसेस होते हैं और क्वेश्चन में क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर उस केस में आपको सारे के सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारे के सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में क्या? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो हम बाद में देख लेंगे। एज ऑफ नाउ आर यू गेटिंग द फैक्ट कि अगर आपको एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपको 6 के 6 सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इतना मैं इसमें इसीलिए इतना फोकस दे रहा हूं बिकॉज यहीं पे सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप ये लॉजिक समझ गए तो क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन समझकर, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या कैलकुलेट करना है। ये फिगर आउट कर पाए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि लैटरल सरफेस, लैटरल और कर्व सरफेस एरिया जब आपको वर्ड सुनने को मिलेगा तो आपको क्या करना है? क्या लिखा हुआ है इधर? द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप आफ्टर लीविंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फिगर इज कॉल्ड द लैटरल सरफेस एरिया। मतलब कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज का अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा होगा, आपको क्या करना है? उसका टॉप और बॉटम छोड़कर बाकी जितने भी सरफेसेस हैं, आपको बाकी सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे कि क्यूबॉइड, अभी आप जिस रूम में रह रहे हो, रूम भी एक क्यूबॉइड का शेप बोला जाएगा। तो अब रूम का जो टॉप है मतलब छत, और बॉटम जो कि आपका ग्राउंड हो गया, आप इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 4 सरफेसेस है वो कहीं ना कहीं आपके 4 वॉल्स हो गए। तो बाकी 4 वॉल्स का अगर आप एरिया कैलकुलेट करके मेरे को बताओगे तो उसको बोला जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, उसको बोला जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके अलावा वी कैन से सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर मान लो। अब सिलेंडर का टॉप में सर्कल होता है, बॉटम में सर्कल होता है और बीच में कर्व्ड वाला पार्ट होता है। जैसे कि अपने हाथ में पेन है, पेन, तो पेन इट्स लाइक अ सिलेंडर ओनली। अगर मैं पेन का टॉप
और बॉटम को छोड़ दो और खाली उसका कर्व्ड पार्ट का एरिया बताऊंगा, उसको बोला जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जब आपको सिर्फ सरफेस एरिया बोले, क्वेश्चन में जब आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आप उस फिगर के सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेगा तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप टॉप और बॉटम छोड़कर बाकी सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करोगे। आर यू गेटिंग दिस? कोई सवाल? श्रीजा पूछ रही है कि सर 3D में पेरीमीटर क्यों नहीं निकाल सकते? श्रीजा, पेरीमीटर हम लोग एक सरफेस के लिए निकालते हैं। पेरीमीटर एक सरफेस, एक 2D शेप के लिए निकालते हैं। और 3D शेप में क्या होता है कि आप मल्टीपल 2D शेप्स को कंबाइन करके एक 3D शेप बनता है। जैसे कि एक क्यूबॉइड कैसे बनता है, तो एक क्यूबॉइड बनता है जब हम 6 रेक्टेंगल्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, तब जाके आपको एक क्यूबॉइड मिलता है। तो वहां पे पेरीमीटर वर्ड इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज पेरीमीटर इज डिफाइंड मेनली फॉर अ 2D शेप्स। ओके, Fulsum lateral word is basically used for surface area volume में इसका मीनिंग मेनली हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, तो इट इज टू ओनली यू कैन से द मेन पार्ट, टॉप और बॉटम छोड़ के जो बाकी उसकी बॉडी है उसका सरफेस का बात होता है। ठीक है, अनन्या पूछा सर अगर स्पेसिफिक शेप का नाम नहीं मिलेगा, अगर स्पेसिफिक शेप का नाम मिलेगा देन ओनली सारे फेसेस का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्टली अनन्या, अगर आपको क्यूब, अगर मान लो कोई ऐसा शेप बोल रहा है जिसका आपने नाम नहीं सुना है, आप उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? और ऐसे भी आपको क्वेश्चन में वो चीज नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन में चैप्टर के अंदर दे विल टॉक अबाउट ओनली 6 3D शेप्स और हम सारे का फॉर्मूला देखने वाले हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक काम कीजिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हरी अप, जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में नोट डाउन करो। सरफेस एरिया क्या है, लैटरल सरफेस एरिया क्या है? आई वांट एवरीवन टू नोट इट डाउन। Okay, so let's move on to the next slide now. वॉल्यूम, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड शेप। अंतर देखो, वहां पे भी एरिया भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एरिया का मतलब भी स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, बट इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्लैट सरफेस। Whereas वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड शेप, राइट? उसी को आप क्या बोलते हो? उस फिगर की कैपेसिटी या वॉल्यूम कहते हो। यू कैन से, दृष्टि ने लिखा है सर वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ स्पेस इनसाइड अ सॉलिड फिगर। बिल्कुल कह सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया,
अब जैसे बॉक्स होता है ना, कार्टून्स वगैरह जो होते हैं, अब कार्टन के अंदर आप जितना सामान रख सकते हो वो उस कार्टन की कैपेसिटी हो जाती है, उसको वहां पे क्या बोला जाता है, उस कार्टन का वॉल्यूम बोला जाएगा। घर के ऊपर टैंक वगैरह हो सकता है, पंप वगैरह ऑन करते हैं हम लोग, मोटर ऑन करते हैं तो पानी भरता है टैंक के ऊपर, तो टैंक के अंदर कितना पानी जाएगा, 5000 लीटर, 10,000 लीटर होता है ना, लिखा हुआ रहता है 5000 लीटर। व्हाट इज दैट 5000 लीटर? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। सिमिलरली बाल्टी होते हैं, घर में बाल्टी होते हैं 15 लीटर्स का, 20 लीटर्स का, वो क्या बोला जाएगा, वो उस बाल्टी का कैपेसिटी बोला जाएगा कि आप उसमें मैक्सिमम कितना पानी रख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक, हम जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं जनरली 500 ml का बॉटल होता है, 500 मिलीलीटर या 1 लीटर, वो क्या बताता है, वो आपको बताता है कि इस बॉटल के अंदर कितना कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है ना, उस बॉटल के अंदर कितना कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है वो बताता है। नॉर्मली ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो बॉटल होती है वो बॉटल 500 ml का लिखा हुआ रहता है और कोल्ड ड्रिंक उसमें थोड़ा कम होता है। एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट होता है 500 मिलीलीटर का, और वो बॉटल जो होती है एक्चुअली वो 500 मिलीलीटर से थोड़ी सी बड़ी होती है, आधा लीटर से थोड़ा सा बड़ा बॉटल होता है वो सब, ठीक है। लेकिन जो पानी का बॉटल खरीदते हैं ना हम लोग, कभी कभार नोटिस करना, पानी का बॉटल जनरली पूरा भरा हुआ रहता है, तो पानी का बॉटल एक्चुअली वो जो शेप होता है वो प्रॉपर्ली आपका उतना मेजरमेंट का रहता है, ठीक है। इसके अलावा और कह सकते हो हम लोग बैग्स, अगर आप इंटरनेट पे बैग्स वगैरह खरीदोगे, ठीक है, जो स्कूल बैग वगैरह होते हैं उनका भी वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, उनका भी वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, ठीक है। उसके बाद इनफैक्ट कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो कितना वॉल्यूम, अब जैसे सोफा वगैरह हो गया, ठीक है, सोफा वगैरह हो गया, वहां पे भी वॉल्यूम की बात की जाती है। तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड शेप, कोई भी सॉलिड शेप को ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको वॉल्यूम बोला जाएगा। जैसे कि टेनिस बॉल या फुटबॉल, सोच रहे फुटबॉल, अब अगर आपके सामने हम फुटबॉल को रख दे, तो मान लो पहले पूरा रूम खाली था, अब हमने फुटबॉल को रख दिया, तो रूम का जितना हिस्सा उसने कवर किया, जितना स्पेस कवर किया, वो उस फुटबॉल की कैपेसिटी कहलाएगी, वो उस फुटबॉल का वॉल्यूम कहलाएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया ऑफ वॉल्यूम? कोई डाउट है किसी को मन में? अपूर्वा, सोफा कैन बी एनीथिंग ना, किसी भी शेप का सोफा हो, 2 3 कुछ भी, अल्टीमेटली वो एक स्पेस कवर करेगा कि नहीं घर पे। अब मान लो कि आपका रूम खाली था, पूरा घर में कुछ नहीं था, ठीक है, लाइट पंखा वंखा बेड्स वगैरह कुछ नहीं थे, द रूम वाज कंप्लीटली एम्प्टी। अब अगर वहां पे लाकर अगर हम सोफा रख देते हैं तो रूम का जितना हिस्सा उसने कवर कर लिया ना, रूम का जितना स्पेस कवर कर लिया, दैट स्पेस विल बी कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ दैट सोफा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? यस, आशु ने बोला सर जस्ट लाइक माई कॉपी एंड बुक्स ऑन द टेबल। एग्जैक्टली आशु, अगर आपका टेबल खाली था पूरा, अब आपने वहां पे बुक्स रख दिए, कॉपीज रख दिया, तो उसके कारण जो उसने अब स्पेस कवर किया ना, वो स्पेस को बोला जाएगा वॉल्यूम। आपका जो कॉपी रखने के कारण टेबल का जितना हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, कॉपी रखने के कारण टेबल का जितना हिस्सा नहीं दिख रहा है, आप उसको कॉपी का बैक सरफेस के कारण जो चीज नहीं दिख रही वो उसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे। बट ओवरऑल जब आपने बुक कॉपी रखा है और अब आपको जितना स्पेस, ठीक है, जितना स्पेस कवर हो गया, जो स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, उसको बोला जाएगा वॉल्यूम। एनी डाउट्स टू एनीवन? कोई मन में सवाल है तो पूछिए, कोई मन में सवाल है? We have given a good amount of time only to understand what is volume and what is surface area. So if you still have any doubts, please let me know. Yes, बताइए। सर वॉल्यूम नहीं समझ आया सर। आपको क्या समझ में आता है वॉल्यूम में? सर मतलब कि कोई भी थिंग को अगर रखते तो उसके अंदर कितना स्पेस, कितना थिंग्स आ सकता है। एग्जैक्टली, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे कि तो सर सोफा कैसे? सर जैसे कि सर आपने बोला सोफा, तो सर सोफा को रखें सर वो स्पेस ऑक्यूपाई, बट उसके अंदर क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? एक बात बताओ, सुनो सुनो, अब आपने तो फिर इसको ऐसे सोच लिया
कि आप जैसे रूम खाली है, रूम में आप पानी भरना चाहते हो, Yes. तो अगर रूम के अंदर हम 1000 लीटर्स पानी भर सकते हैं तो वो वहां पे उस रूम की कैपेसिटी हो जाएगी। अब आप ऐसे सोचो कि Yes, sir. सोफा को बनाने के लिए, सोफा को बनाने में उन्होंने जितना मटेरियल यूज किया होगा वो Yes, उसी sir. मटेरियल के Cotton कारण, कितना? हाँ एग्जैक्टली जो भी यूज किया है उसी के कारण आपका कहीं ना कहीं उसमें वजन आता है, वेट आता है, और उसी के कारण आपको वो जगह भी तो ऑक्यूपाई करता है। अब जैसे कार्टून हो गया, अब सोचिए कि अगर आपको कार्टून में खाली दूंगा या भरा हुआ दूंगा, आप इमेजिन करो कि एक कार्टून है जो भरा हुआ है, एक कार्टून है जो खाली है, दोनों सेम कार्टून थे, मतलब उनके डायमेंशन सेम है, तो क्या हम वहां पे दोनों का वॉल्यूम अलग अलग बोलेंगे? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी दैट अ सॉलिड शेप कैन होल्ड। एक सॉलिड शेप कितना समान, कितना एयर होल्ड करेगा एक तरीके से, वो उसका कैपेसिटी हो जाएगा। तो अब चाहे कार्टून भरा हुआ हो या खाली हो, अगर कार्टून का डायमेंशन सेम है तो दोनों कार्टून का वॉल्यूम सेम होगा। एक भरा हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि आपने उसके वॉल्यूम को एक तरीके से यूटिलाइज कर लिया, इतना ही तो अंतर होने वाला है। ठीक है, सर लगेज बैग भी हो सकता है ना? लगेज बैग भी हो सकता है। अब जैसे कि लगेज बैग खाली रखा हुआ है अभी, अगर आप उसको भर लेते हो तो उससे क्या लगेज बैग का वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं, आपको पता रहता है कि उस बैग में मैं 50 कपड़े डाल सकता हूं, तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा कि अगर आपने वहां पे 30 कपड़े रख लिए हैं तो भी आपको पता रहेगा कि नहीं नहीं, इस बैग का कैपेसिटी 50 कपड़ों का है, तो अभी भी अगर जरूरत है तो हम 20 कपड़े और उसमें रख सकते हैं। ठीक है, Yes. हाँ, Thank you, sir. वेलकम। सो अनुजा कह रही है कि सर इज कैपेसिटी एंड वॉल्यूम सेम? सो यस, द वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर सेम। साकिब कह रहा है कि एक बार डिफरेंस फिर से। साकिब टाइम पास थोड़ी हो रहा है, जब एरिया पता चल गया तो मैं डिफरेंस पे फिर क्यों एरिया को डिस्कस करूंगा? अल्टीमेटली व्हाट इज द चेंज, कि जब आप एक बुक को रखते हो टेबल के ऊपर, मान लो इस तरीके से हमारा टेबल था, अब इस टेबल पे अगर हम बुक रखते अपना, तो उसके कारण क्या होगा, बुक का जो बैक सरफेस है, बिकॉज ऑफ दैट बैक सरफेस कुछ पार्ट है जो कवर, जो अब हमको दिखाई नहीं देगा, है ना? ये कह सकते हो कि इतना इसके अंदर का जो पार्ट है ये अब हमको दिखाई नहीं देगा टेबल का, तो दिस हैज बीन कवर्ड बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑफ द बुक। तो दैट पार्ट, that area will be called as the surface area because of the bottom surface of the book. But in general, when you're keeping the book on the table, so the amount of space that has been covered by the book, amount of space because of the entire object, because of the entire solid, that will be called as the volume of that solid. Okay, chaliye, so let's move forward. We have 10 minutes now, everyone needs to focus now. अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, सिर्फ इन दो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो गाइस व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो क्यूबॉइड में भी 6 सरफेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 सरफेसेस होते हैं, इसमें भी 6 सरफेसेस होते हैं, लेकिन जो अंतर है दोनों में, वो अंतर ये है कि क्यूबॉइड में जो 6 सरफेसेस होते हैं, 6 surfaces, each of them are rectangles, each of them are rectangles, जबकि यहां पे अगर हम सरफेस का बात करें तो यहाँ पे हर एक सरफेस, क्यूब कितने सरफेस से बने हैं? 6 सरफेस से बने हैं, और हर एक सरफेस क्या है? तो हर एक सरफेस स्क्वायर है, हर एक सरफेस स्क्वायर है। ठीक है, सो अब जैसे कि इसको देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो शेप बना कैसे। तो क्यूबॉइड इज अ सॉलिड शेप हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एट अ राइट एंगल। तो क्यूबॉइड एक सॉलिड शेप होता है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब जैसे कि ये शेप देख लीजिए, तो इसमें ये पार्ट हो गया लेंथ, मतलब ए बी, तो आप ये कह सकते हो, चलो इसको मैं एक्स वाई जेड कर देता हूं अभी फिलहाल, तो एक्स वाई लेंथ हो गया, लेंथ एक्स वाई हो गया एल, वाई जेड हो गया बी, और जेड डब्ल्यू हो गया एच।
ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स की आपको फ्रंट शेप क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। अच्छा मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो फ्रंट शेप है, लेट मी नेम इट एज, यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अबाउट एकदम फ्रंट फेस कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, फ्रंट फेस दिख रहा है X Y Q P। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल। यस, आप सोचो स्टूडेंट्स कि आपको एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड के सामने खड़ा कर दिया, आपको एक बहुत बड़े क्यूबॉइड के सामने खड़ा कर दिया और आप क्यूबॉइड के ठीक आगे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, इस यहाँ पे खड़े हो, तो आपको एक्चुअली में क्या दिखेगा, आपको जो फ्रंट फेस जो दिख रहा होगा वो आपको प्रॉपर्ली एक रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा होगा। अग्री करते हो कि नहीं? फ्रंट फेस जो दिख रहा होगा वो कंप्लीटली एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, राइट? और ये रेक्टेंगल हो जाएगा PQYZ। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायमेंशंस का बात करूं, इस रेक्टेंगल का डायमेंशंस का बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन XY की वैल्यू मैंने L रखी हुई है, XY की वैल्यू मैंने L रखी हुई है, तो XY अगर L हो गया तो PQ का वैल्यू भी L हो जाएगा, PQ का वैल्यू भी L हो जाएगा। अग्री करते हो? अच्छा ये देखो, WZ का वैल्यू अगर H है, WZ का वैल्यू अगर H है तो ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, राइट? So similarly this value becomes H, this value becomes H. So tell me students, what is the area of the front surface? Tell me what is the area of the front surface here? Tell me what is the area of the front surface? Sameer, Tanisha, Anuja, Rajnish, Shreyash, Ayushi, correct yaar, very good. Sameer, Ananya, Kulsum, Nakhat, it's correct. It is L into H because ultimately हम इसके जो रेक्टेंगल के दो साइड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर हम इसका एरिया का बात करें, एरिया ऑफ PQYX ये कितना हो जाएगा? ये हमारा L into H हो जाएगा। अच्छा, क्या आप सिमिलरली बाकी सारे सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो? यस और नो? कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सरफेसेस इन दिस वे? कैलकुलेट कर लोगे, राइट? अच्छा स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ पे आपको ये कह सकता हूं कि हमारा जो फ्रंट सरफेस है और जो मेरा बैक सरफेस होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा? फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी होने वाला है, यस और नो? तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, कैन आई राइट दैट द फ्रंट सरफेस का एरिया कितना होगा? फ्रंट सरफेस का एरिया हो जाएगा LH। अगर मैं पूछूं बैक, ठीक है, बैक सरफेस का एरिया कितना होगा? बैक का एरिया भी कितना हो जाएगा? LH हो जाएगा। अच्छा चलो ये राइट साइड, अगर आप यहां पे खड़े हो, आपको ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला, इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स? चैट बॉक्स में जल्दी बताइए, इसका एरिया कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, कीप ऑन रिप्लाइंग लाइक दिस। अंकिता थोड़ी सी गलती हो रही है बेटा, अगर आप साइड में देखोगे तो जो साइड में हमको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं। साइड वाला जो रेक्टेंगल अभी कैसा है तो उसको मैं फिलहाल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? सो y, ये रब हो गया मेरे ख्याल से, z था यहाँ पे, y z w q, तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है। अभी क्या है कि मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप राइट पे खड़े होगे तो आपको प्रॉपर एक रेक्टेंगल ही दिखेगा, प्रॉपर रेक्टेंगल, डोंट कंसीडर इट एज अ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन वाइज दिस इज h एंड दिस इज b, राइट? अगेन दिस इज h, दिस इज b, तो कितना हो जाएगा एरिया? एरिया विल बी b into h, एरिया विल बी b into h। तो अगर मैं यहाँ पे राइट सरफेस का एरिया लिखूं, राइट,
मैं राइट एरिया जो लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, राइट सरफेस का एरिया, दैट इज b इंटू एच। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे हम राइट में खड़े हुए हमको रेक्टेंगल दिखा जिसका एरिया b इंटू एच है, वैसे ही अगर आप लेफ्ट पे खड़े हो जाओगे, वैसे ही अगर आप लेफ्ट पे खड़े हो जाओगे तो उसका एरिया क्या होगा, वो भी सेम रहेगा। एग्री करते हो? बिकॉज ये आइडेंटिकल शेप्स होंगे, तो इसका भी एरिया b इंटू एच रहने वाला है। ठीक है। अच्छा क्या बच गया, राइट कवर कर लिया, बैक कवर कर लिया, फ्रंट कवर कर लिया, लेफ्ट कवर कर लिया, क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट, कौन सा सरफेस बच गया? वेरी गुड प्रज्ञा, अनन्या सही है, तनीषा करेक्ट, आशु करेक्ट, आयुषी सही है। So basically we are left with the top and the bottom, top and the bottom. अब खुद सोचो, it was a very big, बहुत बड़ा क्यूबॉइड था, और आप प्लेन से ऊपर, ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं, आपके पास सुपर वुमेन वाला ताकत आ गया, आप हवा में उड़ रहे हो, और आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, तो नीचे क्या दिखेगा आपको, नीचे क्या दिखेगा आपको? एक रेक्टेंगल ही दिखने वाला है ना, आपको नीचे जब देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल ही दिखेगा। थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, जल्दी जल्दी बना रहा हूं, टाइम कम है। रेक्टेंगल कौन सा होगा, पी क्यू डब्ल्यू एम वाला। अब अगर मैं इसका डायमेंशंस का बात करूं, तो देखो वाई बी का लेंथ अगर बी दिया हुआ है तो क्यू डब्ल्यू का लेंथ भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, इसका मतलब ये बी हो गया, ये भी बी हो गया। उसके बाद अगर एम डब्ल्यू को देखोगे, एक्स वाई का वैल्यू अगर एल है, तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी एल एंड दिस वैल्यू विल बी एल। तो ये कितना हो जाएगा एरिया, फिर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी एल बी। हाँ अक्षर क्या कहते हैं रजनीश, आप सुपरमैन होंगे और गर्ल सुपर वुमेन होंगे, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे अगर हम टॉप सरफेस की बात करें, टॉप सरफेस का एरिया का बात करोगे तो दैट विल बी एल बी, एंड बॉटम सरफेस का एरिया का बात करोगे दैट विल बी अगेन एल बी। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमने 6 के 6 सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट कर लिया, हमने 6 के 6 सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो तो अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको इन सारे वैल्यूज को ऐड करना है, सारे एरियाज को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन आपको लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप क्या करोगे, लैटरल में आप फ्रंट, टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे, बाकी चारों को ऐड करोगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो तो मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूं जो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करके डाला गया है। So lateral surface area of a cuboid is equal to 2 into h into L plus V. Lateral surface area मतलब 4 surfaces, total surface area के अंदर 6 surfaces आता है। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो आप देखो LH 2 बार ऐड हो रहा है, BH 2 बार ऐड हो रहा है, और LB भी 2 बार ऐड हो रहा है, सब कुछ 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, राइट। आ रही है बात समझ में? तो टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, आपको शॉर्ट में ये टीएसए दिखेगा, बुक्स वगैरह में टीएसए लिखा होगा टोटल सरफेस एरिया, एलएसए मतलब लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम को ऐसे याद रखना, किसी भी शेप के लिए जो वॉल्यूम होता है दैट इज ऑलवेज बेस एरिया, दैट इज ऑलवेज बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी शेप के लिए क्या होता है, इट इज ऑलवेज बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपका क्या होगा, ग्राउंड, ग्राउंड आपका बेस होगा, उसका डायमेंशन होता है L इंटू बी। बेस आपका रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है L और B, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया यहाँ पे हो जाएगा LB, और उस LB में अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, आपको फाइनली मिलेगा LBH, LBH। इज दिस ओके टू एवरीवन, इज दिस क्लियर, कोई डाउट है मन में क्या? डायगोनल वाला वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट ये बताओ लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोई दिक्कत है क्या किसी तरीके का?
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, अब जस्ट गिव मी 1 मिनट. अच्छा ये क्वेश्चन, चलो अब तो टाइम नहीं है तो क्वेश्चन को बाद में देखेंगे. जल्दी से क्यूब का मतलब समझ लेते हैं. जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब? तो क्यूबॉइड में रेक्टेंगल्स होते हैं, जबकि क्यूब क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है. क्यूब इज अ सॉलिड शेप हैविंग इक्वल स्क्वायर फेसेस. इक्वल मतलब सेम. 6 स्क्वायर के फेसेस होते हैं. 6 स्क्वायर के फेसेस होते हैं. तो अगर मान लो कि ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो आप बताइए कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस? अगर ये L लिखा हुआ है तो, अगर उस स्क्वायर का लेंथ L लिखा हुआ है. वेरी गुड नखत, वेरी गुड रजनीश. आई बिलीव एवरीवन एग्रीज दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर होता है. तो साइड का वैल्यू अगर L लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा L स्क्वायर, राइट? ये बन जाएगा L स्क्वायर. अच्छा, तो गाइज हम लोग टोटल सरफेस एरिया में कितना सरफेस देखते हैं? टोटल सरफेस एरिया में देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है. टोटल सरफेस एरिया TSA में हम 6 सरफेसेस देखते हैं ना, 6 सरफेसेस देखते हैं. अगर हर सरफेस का एरिया L स्क्वायर होता है तो 6 सरफेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर हो जाएगा. लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 सरफेसेस को देखते हैं. 6 में से टॉप को हटा देते, बॉटम को हटा देते तो 4 सरफेसेस बचता है. हर सरफेस का एरिया अगर L स्क्वायर होगा तो 4 सरफेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? इट विल बी 4L स्क्वायर. अग्री? It will be 4L square. So that is why the LSA value is 4L square and the TSA value is 6L square. वॉल्यूम के बारे में अभी आपको मैंने बताया था. वॉल्यूम को कैसे याद रखेंगे? तो वॉल्यूम को हम याद रखेंगे बेस एरिया इनटू हाइट. अब क्योंकि क्यूबॉइड के केस में जो बेस निकल कर आएगा वो एक स्क्वायर होगा और उस बेस का एरिया कैलकुलेट करोगे तो L स्क्वायर ही आएगा, वो L स्क्वायर ही आएगा. और उसमें अगर हम हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट का वैल्यू भी L रहेगा तो अल्टीमेटली L क्यूब बनकर आ गया. अल्टीमेटली L क्यूब बनकर आ गया. एक और तरीका ये हो सकता था कि इन द फॉर्मूलाज ऑफ in the formula of cuboid put L is equal to B is equal to H is equal to L. मतलब सबके जगह पे L ही रख दो, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होता है, तीनों चीजें जनरली अलग होती है. और क्यूब में क्या होता है? क्यूब में ऑल द एजेस आर सेम, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों सेम होते हैं. तो अगर आप उस फॉर्मूला में भी अगर सब कुछ सेम डाल दोगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा. आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. भले ही आप लोगों ने क्लास 8 में ये चीजें करी हुई है, मुझे पता है मेंसुरेशन में आपने ये चीज करा हुआ, बट क्योंकि अब आप 9th में आए हो, बहुत लोगों ने 8 में ठीक से शायद पढ़ाई नहीं कर पाए होगे, तो इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में आज इसका डिस्कशन किया हुआ है. मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा बोर लगा होगा क्योंकि लास्ट ईयर मैंने उनको मेंसुरेशन में ये सारी चीजें पढ़ाई थी और इस बार फिर से पढ़ रहे हैं. बट आई थिंक वो भी एग्री करेंगे कि इस बार मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है ना. अभी तक हम सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड पे ही रह गए. अब इसके ऊपर मैं आपको छोटा मोटा होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को सॉल्व करना, ठीक है? एग्जाम्पल्स को देखना, एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करना और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना. इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, तो चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन. क्विकली टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. 4:30 से, अच्छा आपकी क्लास तो हाँ 4:30 से आपकी भी क्लास है, मेरी भी दूसरी जगह पे क्लास है, तो चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं and let's meet on Monday then. Bye bye, take care.